नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज बात करेंगे लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के सुशासन की, बात करेंगे मोहन सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक की। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का 300वां जयंती वर्ष पूरे हर्षोल्लास के साथ मध्य प्रदेश सरकार मना रही है। सुशासन, आत्मनिर्भरता और महिला कल्याण की मिसाल लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के पुण्य सम्मान में मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक इंदौर के राजवाड़ा में होगी। ये पहली बार होगा जब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक राजवाड़ा जैसे ऐतिहासिक स्थल पर होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह स्पष्ट कहा कि राजवाड़ा में होने वाली मंत्री परिषद की बैठक में राज्य की जनता के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। 20 मई से 31 मई तक पूरे राज्य में अलग अलग सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के विविध पहलुओं को एक लघु नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विजन है विरासत से विकास, यानी राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक करने का मकसद है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की शासन व्यवस्थाओं को मध्य प्रदेश का सिस्टम आत्मसात करे, सरकार उनके पद चिन्हों पर चले। इसमें इतिहासकार और पुरातत्वविद क्या कुछ कहते हैं, ये सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। 18वीं शताब्दी की एकमात्र ऐसी शासिका थी जो उनके समय जो न्याय व्यवस्था थी वो आज भी प्रासंगिक है। संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिससे देवी अहिल्याबाई की तुलना किया जाए। भारतवर्ष में यद्यपि कई महिलाएं शासिकाएं हुई हैं, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में नागनिका थी, उसके बाद प्रभावती गुप्ता हुई हैं और भी कई शासिकाएं हुई हैं, किंतु जो शासन अहिल्याबाई होलकर ने किया है उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं कि वो उनका जन्म 1725 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके बाद सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव से उनका विवाह हुआ। उनका प्रशिक्षण भी सूबेदार मल्हारराव होलकर के सानिध्य में उनकी जो सास थी गौतमाबाई ने उन्हें प्रशिक्षित किया। उनका प्रशिक्षण न्याय और राजस्व व्यवस्था के संबंध में सूबेदार मल्हारराव होलकर के समय ही हो गया था। बाद में एक परिस्थिति ऐसी बनी कि राजसत्ता उनको अपने हाथ में लेने पड़ी और यही कारण है कि वो सुदृढ़ता से उन्होंने 1767 से लेके 1795 तक इंदौर रियासत की सत्ता अपने हाथ में संभाली। और उस बीच में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटना हुई जो भारतवर्ष के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनका तुलना अन्य शासकों के उससे नहीं कर सकते हैं। अहिल्याबाई के बारे में हम जितना बोलें उतना कम है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत छोटी उम्र में पूरा शासन संभाला, इंदौर को इतना डेवलप कराया, होलकर्स को, मराठास को इतनी पहचान दिलवाई उन्होंने, इंदौर में इतनी चीज़ें डेवलप करवाई, जैसे हमारा राजवाड़ा हुआ, हमारा लाल बाग पैलेस हुआ, ये सारी चीज़ें उनका निर्माण था। उसके बाद उन्होंने काफ़ी मंदिर बनवाए हमारे। सिर्फ उन्होंने एमपी में ही, मालवा रीजन में नहीं, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें उन्होंने मंदिर भी बनवाए, बावड़ियाँ बनवाई, उन्होंने काफ़ी कुछ निर्माण करवाया। और जैसे कि हम देखते हैं कि उनका जो राजधानी रखी उन्होंने वो महेश्वर रखी, तो महेश्वर में किले में उन्होंने साड़ियाँ भी शुरू करवाई। और उनके हमेशा राज्य में ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पे वो पर्सनली बैठ के अपनी चीज़ों को, लोगों से बैठ के समस्याएं समझती थी, उनकी रोज़ सुनती थी और उनका समाधान। तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई के सुशासन को जन जन तक पहुंचाना, यही उद्देश्य है मध्य प्रदेश सरकार का। और इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए कैबिनेट बैठक का पहली बार आयोजन राजवाड़ा में होने जा रहा है। और इसी वजह से कैबिनेट की बैठक न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, इतिहासकार डॉक्टर सुशीम पगारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका स्वदेश न्यूज पर। इसी के साथ ही इंदौर ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन जी, आपका भी स्वागत। शुरुआत में आपसे ही करूंगी चेतन। देखिए, बहुत साफ विजन नजर आता है कैबिनेट की इस बैठक से। मध्य प्रदेश सरकार का विरासत से विकास का जो संकल्प लेकर सरकार आगे चल रही है, कैबिनेट बैठक से भी यही संदेश जाता है। क्या तैयारियां की गई हैं इस कैबिनेट बैठक को लेकर, क्योंकि सांस्कृतिक झलक भी इस बैठक के माध्यम से दिखाई जाएगी। बताइएगा तैयारियां सबसे पहले। और यहाँ कम से 80 दशक बाद, करीब 80 सालों बाद यहाँ पर फिर एक बार दरबार लगाया जाता, तो साफ तौर पर ये दिखाने का है प्रयास किया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन का कि जिस समय पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जब शासन हुआ करता था तो शासन किस तरीके से चलता था। तो जब लोक माता अहिल्याबाई होलकर यहाँ से शासन चलाया करती तो यहाँ ही नहीं,
यहाँ पर जिस तरीके से लोगों के साथ बातचीत करती थी, तो यहाँ से बैठकर वो सुलझान करती थी कि कहाँ क्या किस तरीके के प्रॉब्लम हुए, कहाँ पे किस तरीके की परेशानी आए। लोक माता अहिल्याबाई है जहाँ पर अगर बात करें, जहाँ पर लोगों को कुछ अन्न नहीं मिलता था तो वहाँ उन्होंने अन्न क्षेत्र खुलवाए, जहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिलता तो वहाँ उन्हें बावड़ियां तालाब खुलवाए। तो ये साफ जिस तरीके से उनके समय का जो शासन था उसमें जो जनता थी वो समस्त मध्य प्रदेश की नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता की समस्याएं दूर होती थी। और यहाँ तक जब उन्होंने यहाँ शासन की शुरुआत की तो बता दूं कि कई ऐसी जगह है जहाँ उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, मंदिर बनाए। तो उनके शासन काल को अभी भी इतिहास में एक बड़ा नाम है। और जब वो शासिका उस टाइम की रही है कि उन्होंने हर गरीब से लेकर हर ऐसे व्यक्ति की मदद की है जो उनके पास जो आस लेके जाता था तत्काल से वो मदद करती थी। तो उनका जो शासन रहता था वो साफ सुथरा था और उनका कहना था कि जो भी आता था उनसे आर्थिक मदद उनसे मिलती थी। और उनके शासन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परेशान रहता था। अगर बात कर ले मध्य प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा जहाँ जहाँ उनका शासन नहीं था वहाँ भी उन्होंने लोगों की मदद करी। तो साफ रीजन है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं तैयारियों की बात कर ली जाए, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, मंदिर बनाए, तो उनके 45 डॉक्यूमेंट मंथन का यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और आप मेरे पीछे देखेंगे कैमरे की नजर से मैं दिखा रहा हूँ मुस्कान की, आप देखेंगे क्या मंथन किया जाएगा। और आप मेरे पीछे देखेंगे कैमरे की नजर से मैं दिखा रहा हूँ मुस्कान की, आप देखेंगे क्या साफ झलक वही पुरानी परंपरा की देखने को मिलेगी। देख रहे होंगे आप जो राजा महाराज थे होलकर राजवंश के, उनकी यहाँ तस्वीर लगाई गई है और सीधे तौर पर माता अहिल्याबाई होलकर की जगह जगह पर यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। और उनका 300वां जन्म जयंती वर्ष है, उसी को लेकर कैबिनेट यहाँ उनको यह समर्पित कर रहा है कि उनके शासन में जिस तरीके से शासन किया गया है, तो अब मध्य प्रदेश शासन चाहता है कि उन्हीं के सिद्धांतों पर हर लोगों तक विरासत से विकास तक का जो डॉक्यूमेंट है वो पहुंचे। जी मुस्कान। निश्चित तौर पर भव्य तैयारियां कैबिनेट की इस बैठक को लेकर की गई है। हमारे साथ डॉक्टर सुशीम पगारे भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुशीम, आपसे जानना चाहूंगी आपकी क्या राय है, क्योंकि भव्य तैयारियां और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का जयंती वर्ष मना रही है मध्य प्रदेश सरकार, उनको नमन करने के लिए पूरी कैबिनेट यहां पर एकत्रित होने वाली है। राजवाड़ा को चुना गया है, इसी वजह से ऐतिहासिक ये पूरा आयोजन हो जाता है और ये पहली बार है जब किसी सरकारी बैठक को इस तरह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप दिया जा रहा है। उद्देश्य ये भी है कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई के होलकर के सुशासन को उन्होंने जिस तरह से काम किया है उसको जन जन तक पहुंचाना है। आप इस पूरे प्रयास को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बहुत ही सराहनीय प्रयास मैं कहूंगा मध्य प्रदेश शासन का और माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव का। इंदौर वैसे मैं आपको थोड़ा बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद ग्वालियर और इंदौर राजधानी हुआ करते थे, तो इंदौर में कैबिनेट की बैठकें आयोजित की जाती रही है। पर चूंकि 47 के बाद राजशाही का अंत हुआ और होलकर साम्राज्य भी भारत संघ में विलीन हो गया, तो उसके बाद से हम देखते हैं कि होलकर राज्य की जो कीर्ति पताका थी वो देवी अहिल्याबाई होलकर थी। और यदि राजवाड़ा में विरासत और अहिल्याबाई के विभिन्न जो उनका शासन है, जो उनका कार्यकाल रहा है एक रानी के रूप में, और देखिए मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा कि वह ऐसी पहली शासिका रही विश्व की कि जिन्हें जीते जी अपने सद्कार्यों के कारण पुण्य जो उन्होंने कार्य किए, जिसका पुण्य उन्हें मिला, तो उन्हें जीते जी देवी का दर्जा दे दिया गया। विश्व इतिहास में ऐसी कहीं हमें जानकारी नहीं मिलती है कि किसी शासिका को देवी का दर्जा दिया गया हो। तो होलकर अहिल्याबाई होलकर को देवी के रूप में पूजा जाता है, मालवा निमाड़ में ही नहीं संपूर्ण भारत में। और उन्होंने जो जो कार्य किए उन कार्यों की तुलना विश्व इतिहास में किसी भी शासिका को अगर हम जोड़ें तो देखने को नहीं मिलती। वे ऐसी पहली और अंतिम रानी रही जिन्होंने इतने कार्य किए अपने कार्यकाल में कि जिनकी आज भी हमें कहीं तुलना या उसकी मिसाल देखने को नहीं मिलती। तो मोहन यादव मंत्रिमंडल की कल जो बैठक होने जा रही है राजवाड़ा इंदौर में, उसे मैं एक सराहनीय कदम कहूंगा। और माता अहिल्याबाई के पद चिन्हों पे चलकर मध्य प्रदेश का विकास हो, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई ऐसे प्रयास थे जो अभूतपूर्व कहे जा सकते हैं। उनके शासनकाल में प्रतिदिन जन सुनवाई उसमें हुआ करती थी, सार्वजनिक सभाएं होती थी, विधवाओं, अनाथों और गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं तब चलाई जाती थी। सभी को कानून के तहत समान अधिकार उस समय प्राप्त थे। लेकिन सवाल ये भी है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं उस समय लागू थी, जो सुशासन का काल वो कहा जाता था, अब उसे आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार। इस वक्त में वो कैसे प्रासंगिक हो गए और कैसे मध्य प्रदेश की जनता को इससे लाभान्वित किया जा सकता है, कैसे इन्हें अमल में लाया जा सकता है, इस पर भी टिप्पणी चाहूंगी सर। देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर के कार्यों की हम अगर समीक्षा करें जी। तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने शंकर भगवान को अपने हाथ में लेकर के शासन चलाया और उनके कार्यकाल में जो भी राजस्व की प्राप्ति होती थी होलकर राज्य को, वह उन्होंने पूरी जो कोषालय है वह उन्होंने शिव को समर्पित कर दिया था। तो जब कोई चीज भगवान को समर्पित हो जाती है तो उसमें तो आप कभी कोई गलत या हेरफेर कर ही नहीं सकते। तो अहिल्याबाई होलकर की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने शिव को साक्षात अपने सामने रख करके ही कार्य किया, जो भी निर्णय लिए, जो भी जन कल्याण के कार्य किए। और जैसा कि हमारे यहाँ माना भी जाता है कि शिव का जो एक जन कल्याणकारी स्वरूप है जो जन जन में व्याप्त है, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। तो मोहन यादव सरकार यदि कल अपने कैबिनेट के जो भी फैसले लेती है और वह भगवान शंकर को समर्पित करती है, क्योंकि श्री मोहन यादव स्वयं महाकाल की नगरी के हैं और ऐसे पहले व्यक्ति बने जो कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने महाकाल की नगरी से, तो कल जो भी कैबिनेट के फैसले होते हैं अगर वे जन कल्याण के फैसले होते हैं और उन फैसलों को भगवान शंकर को यदि साक्षात रख करके उनके आदेश पर यदि लागू किया जाता है या फैसले लिए जाते हैं तो यह एक अभूतपूर्व कदम होगा और यह इस लोक कल्याणकारी निर्णयों की जो भी अनुगूंज होगी वह पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में होगी। तो यह एक कार्य ऐसा है जो मोहन यादव सरकार कर सकती है। बिल्कुल, इसको लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं सर, क्योंकि ओमकारेश्वर का जो धार्मिक पर्यटन है उसको विश्व पटल पर लाने की काफ़ी पहले से जो दिशा दृष्टि है, विजन है, वो हमको नज़र आ रहा है। और जिस तरह से महाकाल लोक का निर्माण किया गया है, अब अद्वैत धाम ओमकारेश्वर में बनाने की भी चर्चा हो रही है और धीरे धीरे इसकी रूपरेखा भी जनता के बीच में लाई जा रही है। हो सकता है कि कल जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें अद्वैत धाम का जो पूरा रोड मैप है वो हमारे बीच में आ जाए। अद्वैत धाम का जो रोड मैप है और इसकी जो अवधारणा है सरकार की, इसको कैसे देखते हैं और प्रदेश की जनता इससे कितनी लाभान्वित हो सकती है अगर ये आता है अस्तित्व में? तो देखिए, कल अगर इस संदर्भ में निर्णय होता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। जो मोहन यादव सरकार और ये मध्य प्रदेश में विशेषकर मालवा और निमाड़ की जो भूमि है, मैं इसमें थोड़ा बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर ये जो दो ज्योतिर्लिंग तो हैं ही, साथ ही साथ जो अद्वैत धाम की आप बात कर रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी अनोखी बात है और एक ऐतिहासिक तथ्य है कि आदि शंकराचार्य मध्य प्रदेश की भूमि पर आए, नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर में उन्होंने गोविंद भगवत पाद को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा ग्रहण करी। और साथ ही साथ महेश्वर में उन्होंने जाकर के मंडन मिश्र और उनकी पत्नी सरस्वती से साक्षात्कार किया। तो ओमकारेश्वर और महेश्वर, देखिए ये दो ऐसे स्थल हैं जो नर्मदा के किनारे हैं और इसका बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। आदि शंकराचार्य भारतीय सनातन परंपरा के बहुत बड़े व्यक्ति थे और जो उन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में जो उन्होंने कार्य किए और जो जिसे कहा जाता है शंकर दिग्विजय और 4 धामों की उन्होंने जो स्थापना की, ऐसा कार्य जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अहिल्याबाई जैसा कार्य विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता, वैसा ही आदि शंकराचार्य ने जो शंकर दिग्विजय की और जो 4 धामों की उन्होंने स्थापना की, कांची में स्थापना की, मठ की, फिर उन्होंने पुरी में स्थापना की। आप देखते हैं कि केदारेश्वर धाम उत्तरांचल में उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में स्थापना की। तो यह ऐसा कार्य विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता जो धर्म से प्रेरित हो और जन कल्याण को समर्पित हो। तो यदि मोहन सरकार अद्वैत, जैसा कि उनका सिद्धांत था आदि शंकराचार्य का, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचलन किया, एक नई फिलॉसफी दी आध्यात्मिक दुनिया को, या दुनिया को एक अपने आध्यात्म के नए दर्शन से परिचय कराया, तो यह अद्भुत बात है। और यदि मोहन यादव सरकार उस अद्वैत धाम को ओमकारेश्वर में पूर्ण रूप देने का
प्रयास करती है, कैबिनेट में कल निर्णय लेती है, तो यह भी अद्भुत होगा, क्योंकि ओमकारेश्वर की धरती कोई मामूली धरती नहीं है। यह एक ऐसी धरती है जहां से आदि शंकराचार्य ने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। तो विश्व को यह दिखाने की आवश्यकता है और यह जरूरत भी है इसकी। निश्चित तौर पर अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए सरकार अभी तक जानी जाती रही है। धरोहर है हमारे प्रदेश के पास, सिर्फ उसे संजोने की जरूरत है और उसे आगे बढ़ाने के प्रयास भी अब साफ नजर आते हैं। एक बार फिर से मैं चेतन आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, हम क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं कैबिनेट बैठक में, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐतिहासिक पहल हो सकती है। इसके साथ ही जो लंबित मांगे हैं मानी भी गई हैं हालांकि कर्मचारियों के लिए, लेकिन कुछ मांगे हैं जिन पर चर्चा की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। हो सकता है कि कैबिनेट उस पर भी मुहर लगा दे। धार्मिक पर्यटन को जिस तरह से प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी हो सकता है कि इसको लेकर कुछ बड़ा निर्णय कल आ सकता है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास कि कौन से ऐसे अहम फैसले हैं जिन्हें हरी झंडी कल की कैबिनेट में मिल सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुस्कान कल बड़े और अहम फैसले हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन विजन के चलते एक बड़े जो निर्णय हैं वो हमारे सामने आ सकते हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश सरकार और मोहन सरकार जिस तरीके से विरासत से विकास का जो साफ तौर पर जो विजन चला रही है, विजन, तो उसी विजन की अगर बात कर ली जाए तो इसमें हो सकता है भोपाल के आसपास के जो शहर है उन्हें सम्मिलित कर लिया जाएगा और आने वाले समय पर जब ये शहर उनमें आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें उद्योग बढ़ेंगे। उद्योग के बाद उसके बाद जहां पर वो जो बेरोजगारी की समस्या थी वो दूर होगी और आने वाले समय पे वो जो दिल्ली की बात कर लें, हैदराबाद की बात कर लें, तो जो क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों के जो हम हैं कि उन क्षेत्रों की आज प्रगति उसी आधार पर एक बगड़ प्रगति हो जाएगी, इससे उद्योग बड़े स्थापित हो जाएंगे। और लगातार अगर बात करें तो भोपाल भी कहीं ना कहीं एक बड़े शहरों की गिनती में जिस तरह महानगर के गिनती में आ जाएगा, क्योंकि अभी अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश महानगर नहीं है, तो इसको लेकर ये बड़ा फैसला आ सकता है। उसके बाद इंदौर, कैलाश, उज्जैन, ये 3 शहर हो सकता है सम्मिलित कर लिया जाए मेट्रोपॉलिटन रीजन में। तो अगर मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां का भी डेवलपमेंट होगा और छोटे छोटे शहरों में भी डेवलपमेंट होगा। तो जब डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखते हैं दिल्ली के पास नोएडा, एनसीआर तो बड़ी बड़ी जगह है, उनको मिलाकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज वहाँ बड़े उद्योग स्थापित हैं, तो उसी के दर्जे पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश आने वाले समय में काफी बड़ा यहाँ स्थापित होंगे। और अगर बात कर ली जाए कनेक्टिविटी की तो आसपास की जी कनेक्टिविटी वो भी बढ़ेगी और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि इंदौर के आसपास के जो रोड का मैप है वो काफी बड़ा है और आसपास की अगर बात कर ले तो सारे हाईवे टच रोड हो चुके हैं। अगर बात करें सीधे तौर पर गुजरात की अगर बात कर ले, गुजरात से जो हाईवे हैं वो सीधे जाकर इंदौर टच होते हैं, उसके बाद सीधे बात कर ले महाराष्ट्र से टच होते हैं, उसके बाद यूपी से टच होते हैं, उसके बाद अगर बात कर ले दिल्ली से। तो अगर रोडवे की कनेक्टिविटी देखा जाए तो जिससे ट्रांसपोर्टिंग को जिस तरीके से परेशानी होती है वो परेशानी नहीं होगी। रेलवे की बात कर लें तो रेलवे की कनेक्टिविटी काफी मजबूत है मध्य प्रदेश में। तो आने वाले समय में अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से मोहन सरकार की जो सोच है वो धरातल पर हमें दिखेगी और आने वाले समय पे अगर मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश उन शहरों में बड़े महानगरों में इसकी गिनती होगी जो आज दिल्ली और हैदराबाद को हम देखते हैं किस तरीके से वो अपने जो डेवलपमेंट है, अपना विस्तार जो है वो सबसे बड़ी बात है कि अपने उद्योग से करता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एक बड़े उद्योग स्थापित आने वाले समय बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात हो रही है चेतन, यहाँ पर और ये बैठक न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम देख रहे हैं कि तैयारियां बहुत पहले से की जा रही हैं और इस बार जिस तरह से वहां पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है, कोशिश ये भी है कि देवी अहिल्याबाई होलकर का जो जीवन है, उनके आदर्श हैं, उसको जनता तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री आज ही पहुंच जाएंगे और इस तरह की प्रदर्शनी भी देखने वाले हैं। नाटक का मंचन भी वहां पर किया जाएगा। इसी के साथ एक कोशिश ये भी है कि जो मालवी संस्कृति है उसको भी जो मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे उन तक पहुंचाना है। चेतन जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का बात कर ली जाए तो जो स्वागत होगा वो सीधे तौर पर मालवी परंपरा के अनुसार ही होगा। अतिथि देव की जो परंपरा है वो कायम रहेगी, पर इस बार मालवा संस्कृति के स्वरूप ही उनका स्वागत, जितने मेहमान है जैसे 31 जो मंत्रिमंडल के मंत्री आ रहे हैं उनका स्वागत उसी तरीके से होगा। और मैं बता दूं मेरे कैमरे के ऊपर की अगर बात जिस जगह में खड़ा हूं ऊपर एक भोजनशाला बनाई गई है। उस भोजनशाला की सबसे बड़ी खासियत है कि नीचे बैठ के भोजन सारे मंत्री करेंगे और वहां पर दाल बाटी चूरमा जो मध्य प्रदेश के मालवा का व्यंजन है, अगर बात कर लें वहां पे बाटी चूरमा और जो वहां के
मालवा के जो व्यंजन वहाँ का एक ढोकला करके एक व्यंजन बनाया जाता है, तो मालवा परंपरा के अनुरूपी उन्हें भोजन कराया जाएगा और भोजनशाला में उसी पद्धति से कराया जाएगा जिस समय महाराजा भोजन बैठ के करते थे। तो यह अनोखी परंपरा यहाँ देखने को मिलेगी, जो पुराने समय की जो परंपराएं थी वह यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि आज का जो जनरेशन है उसको हटते हुए कहीं ना कहीं जो कैबिनेट ये लगाई जा रही है, तो सारी जगह पे हम देख रहे हैं कि वो पुराने समय से दरबार सजाया जा रहा है। पुराने समय पे जिस तरीके से जो बैठकें होती थी, पुराने समय में नीचे बैठ के जो निर्णय लिए जाते थे, उसी परंपरा के अनुरूप प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर उसी परंपरा के अनुसार सारी बैठक और निर्णय लेंगे। और मैं आपको कैमरे के नीचे सीधे दिखाता हूँ, देखिए आप मुस्कान कि मेरे पीछे जिस तरीके से लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जो पद चिन्ह हैं उसकी यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है। और जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश से लगातार विकास किए और जो धरातल पे जिस तरीके से योजना है वो यहाँ सीधे तौर पर दिख रहा होगा कि आपके सामने सीधे तौर पर लिखा है कि सबके लिए सुलभ आधुनिक सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सबसे बड़ा जो स्लोगन लिखा हुआ है, लोक माता अहिल्याबाई के पद चिन्हों पर अग्रसर मध्य प्रदेश। तो यह कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है यह कैबिनेट बैठक, और उन्हीं के सुशासन पे आगे भी मध्य प्रदेश सरकार चलेगी, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बेहद खास तैयारियां इस खास आयोजन को लेकर की गई है। ऐसी ऐतिहासिक बनाने की सारे तैयारियां हमको नजर आती हैं। चेतन, लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर सुशीम, जिस तरह से तैयारियां की गई हैं बहुत स्पष्ट संदेश भी है, लेकिन मैं बात करना चाहूंगी हस्तशिल्प को लेकर। जिस तरह से माहेश्वरी साड़ियाँ फेमस हुई, 5वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हो गई थी महेश्वर में, लेकिन इसको प्रचार प्रसार का अगर हम कहें कि क्रेडिट जाता है तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को। जिस तरह से उन्होंने देश के अलग अलग जो कारीगर हैं उनको महेश्वर में उनको स्थापित करवाया कि आप यहाँ पर रहिए, और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार पूरे देश में आज उन्होंने किया है, बेहद सराहनीय ये कहा जा सकता है। इसीलिए वो इतना सम्मान भी पाती हैं। अब मध्य प्रदेश सरकार भी स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है, तो वो वाले सुशासन की झलक अब भी नजर आती है मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से। देखिए, जो कार्य मध्य प्रदेश सरकार आज कर रही है, देवी अहिल्याबाई होलकर ने वह 18वीं शताब्दी में कर दिया था। हैदराबाद के जो उस समय निजाम का शासन था हैदराबाद में, और देवी अहिल्याबाई होलकर को पता चला कि वहाँ कई कारीगर हैं जो बहुत अच्छा कपड़ा बुनते हैं, तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने हैदराबाद के निजाम के शासन के समय के कारीगरों को महेश्वर बुलाया। यहाँ पर उन्होंने हथकरघा उद्योग की स्थापना करी, और वो जो स्थापना उन्होंने करी वह आज भी जारी है। और कभी आप महेश्वर गए हों तो महेश्वर के जो उनका राजबाड़ा था उसके सामने की तरफ उतार पर उन्होंने बकायदा हथकरघा उद्योग लगाया, स्थापित किया, और उन कारीगरों को प्रश्रय दिया, उन्हें बसाने के लिए पूरी तरह उन्हें घर दिए, उन्हें पैसा दिया। और तब से महेश्वरी साड़ी का जो उद्योग है या महेश्वर के जो कपड़े का हथकरघा का जो उद्योग है वह धीरे धीरे अहिल्याबाई होलकर के काले में जो स्थापित हुआ वह आज देश भर में विख्यात है। और आज भी जब पर्यटक मध्य प्रदेश आते हैं, महेश्वर जाते हैं, तो वहां पर उन्हें महेश्वरी जो हथकरघा है उसके कपड़े मिलते हैं। तो मेरा यह कहना था कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने देखिए काल से परे जाकर के कार्य किया, उस जमाने से आगे का कार्य किया। उन्होंने देख लिया था कि यदि घर घर उद्योग स्थापित होंगे तो राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और यही अब मध्य प्रदेश सरकार को करने की आवश्यकता है कि जो देवी अहिल्याबाई ने जो अपने समय में जो कार्य किए, जो समय से आगे के कार्य थे, उनको वह पुनर्जीवित करे और एक लोक कल्याणकारी राज्य की पुनः स्थापना की जाए जो देवी अहिल्याबाई के समय में थी। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। कार्य उन्होंने किए हैं, प्रदेश की जनता उससे लाभान्वित भी हुई है, और अगर ऐसे प्रयास हो रहे हैं कि वैसा ही सुशासन प्रदेश में लाया जाए जिससे जनता के हित में बड़े फैसले हों, तो बहुत अच्छी पहल, सराहनीय पहल ये सरकार की भी कही जा सकती है। बहुत शुक्रिया सर आपका स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। चेतन हमारे साथ जुड़े हुए थे। चेतन, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें और जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ऐतिहासिक आयोजन कल होने वाली
बैठक ये कही जा रही है जिसमें प्रदेश की सांस्कृतिक झलक दिखाई जाएगी। न सिर्फ सांस्कृतिक झलक है बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कई ऐसे अहम निर्णय हैं जो कि कल कैबिनेट इंदौर में ले सकती है। इसी वजह से सबकी निगाहें इस आयोजन पर टिकी हुई हैं। और इसी के साथ मेरे साथ इस खास पेशकश पे फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।